नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। मैं आपको करा रहा हूँ वोकैब की एक सीरीज जिसमें हम 90 दिन वोकैब की पढ़ाई करने वाले हैं और 90 दिन में 9000 शब्दों को कवर कर रहे हैं। जो बच्चे इस सीरीज को देख रहे हैं शुरू से देखना स्टार्ट करें, सीक्वेंस से देखना स्टार्ट करें और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब भी आप ये सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद आपको ऐसा लगेगा ये सबसे बेहतरीन सीरीज़ रही है और इससे बेहतरीन तरीके से कभी आपने वोकैब कवर ना किया होगा। बहुत सारे कमज़ोर बच्चे हैं जिनको वोकैब सीखने में बहुत सारी परेशानी होती है। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में वोकैब सीखना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो एग्ज़ाम में आपके सारे के सारे वोकैब जरूर फंसे। तो ये सारे के सारे वोकैब PYV है, मतलब प्रीवियस ईयर के वोकैब है। 95% SSC की जो वोकैब्स होती है वो प्रीवियस ईयर से फंसती है। सीक्वेंस से वन वर्ड याद करना, ईडीएम याद करना, फिक्स प्रीपोजिशन याद करना, फ्रेजल वर्ब याद करना, होमोफोन्स याद करना, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो प्रीवियस ईयर में मतलब 1999 से लेके अभी तक 20-25 सालों में जितना वोकैब पूछा गया उन सब वोकैब का एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन है जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं डे नंबर 07 में। और हर रोज़ हम 100 से ज़्यादा शब्द पढ़ते हैं और ये 40-45 मिनट की वीडियो होगी, कभी कभी 1 घंटे की वीडियो भी हो जाती है क्योंकि शब्द ज़्यादा हैं। इसमें हम कवर करने वाले हैं वन वर्ड 20, ईडियम 10, वर्ड जो है सीरीज जो 50-60 और फिक्स प्रीपोजिशन 5, फ्रेजल वर्ब 5 और होमोफोन्स 3। तो अगर मैं बात करूं अभी तक आपके इस दिमाग में छोटे से 600 वर्ड्स डले हुए हैं। इन 600 वर्ड्स में से अगर मैं बात करूं तो आपको मोटा मोटा 400 के आसपास शब्द याद हुए होंगे और 200 शब्द जो होंगे वो याद नहीं हुए होंगे। ये भूल रहे होंगे, याद नहीं होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। इनको चिन्हित करना है, इनको पहचानना प्रीवियस क्लासेस से, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप इन्हें चिन्हित कर लोगे और इनको रिवाइज करोगे तो ये जो दिमाग से भूलने वाली लीकेज है ना, इसको आप रीसाइकिल कर पाओगे, जिसको आप रिवीजन का नाम दोगे और इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाओगे और वापस अपने दिमाग में डाल लोगे। और ये कंटिन्यूअस होता रहेगा। आप थोड़े समय आगे चल के ये देखोगे, ये जो 400 शब्द आज के दिन आपको याद है ना, इसमें से भी कम से कम कुछ नहीं 50 शब्द भूलने लगेगा। तो इन 50 शब्दों को चिन्हित करते रहना, जो पढ़ने के बाद भी भूल रहे हैं, ये जो अभी तक याद नहीं हुए उनको चिन्हित करते रहना, ये बहुत ज़रूरी है। और कंटिन्यूअस रिवीजन के प्रोसेस में डालना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इनको रोज़ाना बेसिस पे रिवीजन में नहीं डालोगे तो बात नहीं बनेगी। आपको 1 घंटा 10 मिनट, जैसा कि मैंने बताया था, इतना आपको समय मेरे साथ देना पड़ेगा हर रोज़। जब भी मेरी कभी क्लास नहीं आए उस दिन आपको पूरा रिवीजन देना। जैसे कल मैंने क्लास तो रिकॉर्ड की थी लेकिन कल आपकी क्लास अपलोड नहीं हुई क्योंकि पूरा मैं सुबह 7 बजे रिकॉर्ड करके अपलोड कराता हूँ, कल की क्लास नहीं आई। तो कल का समय अगर आप रिवीजन में लेते तो ये 250 और शब्द अच्छे से रिवाइज कर पाए होते, तो आपको और कम शब्द भूल रहे होते। तो ये बहुत ज़रूरी है ये प्रोसेस का इस्तेमाल करना। अगर ये प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो यार ना, तो मज़ा नहीं आएगा। तो 1 घंटा 10 मिनट में से आप टाइम डिस्ट्रीब्यूशन दो कि 40 मिनट के आसपास आप क्या काम करोगे। नए शब्द आज की क्लास देख के याद करोगे और 30 मिनट आप पुराने सारे के सारे शब्द आप पढ़ोगे। अगर मैं बोलूँ 30 मिनट में पढ़ना है और अगर आपके पास नोट्स है तो आप ये 600 के 600 शब्द 30 मिनट में 3 बार पढ़ सकते हो। वर्ड्स पढ़ने में कितना समय लगता है यार, मतलब 100 वर्ड्स पढ़ने में हार्डली आपको 15 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा। और अगर ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है तो दिमाग में वो फिट बैठता हुआ चला जाता है। तो कंटिन्यूअस रिवीजन करना ही एक की है जिससे आप ये पूरा का पूरा शब्द याद कर पाओगे। जितनी ज़्यादा बार अपने सामने से शब्दों को गुजारोगे, जितना उनसे फैमिलियर होगे, उतना ही ज़्यादा वो याद रहेंगे। याद करने का सबसे सही तरीका होता है, जो हमारा दिमाग होता है उसके पास 2 तरीके की मेमोरी होती है। एक होती है टेम्परेरी मेमोरी, एक होती है परमानेंट मेमोरी। तो जब आप 2-3 बार पढ़ते हो तो टेम्परेरी मेमोरी में रहती है। जब 3-4 बार के बाद जब ज़्यादा बार पढ़ना चालू करते हो तो हमारी परमानेंट मेमोरी में जाना चालू होती है। तो टेम्परेरी मेमोरी में क्या होता है कि वो बहुत थोड़े समय के लिए रहती है, बाद में निकल जाती है। एक बार वो परमानेंट मेमोरी में चली गई तो आपको हमेशा याद रह जाएगा। जैसे जो कई सालों से मेरे को जान रहे हैं, मेरे को कहीं पे भी देख लेंगे तो उनको पता होगा कि हाँ ये उज्जवल सर है। जो आज पहली बार मेरे को क्लास में देख रहे होंगे, अगर वो दोबारा मेरी क्लास में नहीं आएंगे, दोबारा क्लास में नहीं आएंगे, कोई पूछेगा कि उज्जवल सर, तो उनको हो सकता है मेरी थोड़ी बहुत शक्ल याद हो, कोई नाम वाम याद नहीं रह जाएगा। तो टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में जाने का एक समय होता है जिसमें आपको अपने आंख और दिमाग के सामने से कई बार चीज़ों को गुजारना होता है। तो यहाँ से यहाँ चला जाता है। तो रिवीजन कर करके आपको टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में जाने की ज़रूरत है। तो चलो आज की शुरुआत करते हैं। मैं फिर से बोलूँगा, लेक्चर थोड़ा बोरिंग लगेगा, ठीक है ना। मैं अभिनव शर्मा सर की तरह थोड़ा जोक सपाट नहीं करता हूँ, ठीक है ना। अच्छे टीचर है, बहुत मजाकिया, बहुत फ़नी है। बाकी टीचर भी बहुत अच्छे मजाकिया, बहुत फ़नी है। मैं थोड़ा बोर करूँगा क्योंकि मतलब नहीं यार, अपने को खुद भी अच्छा नहीं लगा था कि क्लास में बहुत मजाक करें। लेकिन कई बार क्या है ना कि टीचर थोड़ा अगर फ़नी हो, थोड़ा हुमरस हो,
तो क्लास करने का मज़ा ही अलग आता है। मैं थोड़ा सीरियस हूँ तो मेरे को पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे प्लेलिस्ट एक्सेस करते हैं, लाइव क्लासेस में नहीं आएंगे, इस वजह से मैं लाइव क्लासेस नहीं लेता हूँ। लाइव क्लास पढ़ाते वक्त अगर 30-40 बच्चा पढ़ रहा हो ना, तो ऐसा अपने को बुरा लगने लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा पाता हूँ कि अच्छा नहीं पढ़ा पाता हूँ। जब मैं अपनी प्लेलिस्ट देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि बच्चा मेरे से पढ़ना चाहता है, हर छोटा भाई मेरे से पढ़ना चाहता है, मेरे को एक बार अच्छे से पढ़ा देना चाहिए। तो इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैंने ग्रामर तो कई बार पढ़ा है, इस बार वोकैब की पूरी सीरीज़ मैं अपनी स्टाइल में पढ़ा देता हूँ और एक अच्छी प्लेलिस्ट बना लेता हूँ। जब भी किसी बच्चे को जरूरत होगी प्लेलिस्ट आके एक्सेस कर लेगा। चलो PYV की सीरीज में चलते हैं अपन। आज हमारा पहला जो वन वर्ड है, जरा ध्यान से देखिए। आप वेरी बैड मोरल्स कैरेक्टराइज्ड बाय डिबेसमेंट और डिजेनरेशन। अब ध्यान से देखना, यहां पे एक है बैड मोरल्स, डिबेसमेंट एंड डिजेनरेशन। ये 3 चीजें इस्तेमाल की गई है, तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। कुल मिला जुला के अगर आप जो है खराब मोरल के हो, मतलब खराब प्रवृत्ति के हो, बैड मोरल का मतलब प्रवृत्ति, बुरी प्रवृत्ति, हिंदी में बोलते प्रवृत्ति। प्रवृत्ति सही लिख रहा हूँ कि गलत? एक बार वापस बचपन में चलते हैं, वो हिंदी मीडियम, कई बार तो क्या है ना अपनी हिंदी भी निकल जाती है, प्रवृत्ति। अब सही है शायद, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा सही लिखा है कि नहीं लिखा है। हिंदी भाषी स्टूडेंट हो तो यार मेरे को लगता है हिंदी तो सही से लिख लेना चाहिए, ठीक है ना। तो जब हम बात कर रहे हैं डीजनरेट होने की मतलब है, जैसे ये अगर हम मोरल की बात करें तो डीजनरेशन क्या बताएगा? डीजनरेट होने का मतलब ये हो गया कि पहले आपकी बुद्धि ठीक थी, अब आप खराब होते जा रहे हो, ठीक है ना। डिबेसमेंट का मतलब भी यही होता है कि आपका जो बेस है वो सही नहीं है, आप अब बुरी की तरफ जा रहे हो। डिबेसमेंट का मतलब हो रहा है कि आप बुरे की तरफ जा रहे हो। तो सवाल ये हो रहा है कि आप वेरी बैड मोरल्स, खराब प्रवृत्ति का, या फिर कैरेक्टराइज्ड बाई, या इस तरीके का कैरेक्टर हो रहा है जो डिबेस हो रहा है, मतलब खराब हो रहा है, डिजनरेट हो रहा है। समझ में आई बात? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिप्रेव्ड, DEPRAVED, और चरित्रहीनता जिसको बोलते हैं। तो यहां 4 शब्द है, आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी देखने को मिल सकता है। बैड मोरल्स, ठीक है ना, डिबेसमेंट, डिप्रेव्ड और डिजनरेशन। इन सब का मतलब क्या हो गया? चरित्रहीनता, खराब होना एक तरीके से। यहां पे बात हो रही चरित्र की, तो चरित्र खराब होने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, डिप्रेव्ड शब्द इस्तेमाल किया जाता है। आई होप ये सारे शब्द आप सीख पाए होंगे, सारे के सारे शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है। इन सभी शब्दों को जानना, सीखना, समझना बहुत जरूरी है। चलो उसके बाद बात करते हैं, ये हमने हमेशा सुना है, जैसे मम्मी एक पिक्चर आई थी, आपको पता है मिस्र में मम्मी कही जाती है। मम्मी होती क्या है, लगभग सब लोगों ने पिक्चर देख रखी होगी मम्मी। ये रॉक की मूवी है, रॉक की मूवी है मम्मी, द मम्मी, मम्मी रिटर्न्स, जो है कई सारे सीरीज बने हुए। तो मम्मी क्या होता है, एक तरीके का पुराने समय में शव हुआ करता था, और शव को क्या है, कपड़ों में लपेट के जो है केमिकल के साथ उसको जो है एक केबिन में डाल के रख दिया जाता है, ताकि वो बहुत लंबे समय तक गले ना, मतलब बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सके। सवाल वही है कि बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग और एनिमल इम्बेलमेंट फॉर बरियल, मतलब जलाने के लिए, बरियल मतलब दफनाने के लिए, ठीक है ना, दफनाने के लिए जब उनको कपड़ों में लपेट के इम्बेड करके जो है रखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो मम्मी बोलते हैं। और हिंदी में पुराना परिरक्षित शव, इसका मतलब क्या है? कोई एक ऐसा शव है जिसको हम प्रिजर्व रखने की कोशिश करते हैं कि ताकि वो लंबे समय तक बचा रहे, मतलब अवशेष उसमें थोड़ा बना रहे। अगला शब्द क्या है? समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, कुछ ऐसा जिस पे हम भरोसा ना कर सके, तो उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब भरोसेमंद और इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय। ये बहुत सिंपल सा शब्द है। इसके बाद है ए मेथड विच नेवर फेल्स, एक ऐसा मेथड जो कभी फेल नहीं होता है, उसको बोलते हैं इनफेलिएबल, अचूक, जो कभी फैले ना, ठीक है ना। इनफेलिएबल इसका मतलब होता है अचूक, और लाइन है ए मेथड विच नेवर फेल्स, एक ऐसा मेथड जो कभी फेल नहीं होता है उसको बोलते हैं इनफेलिएबल। मैं इसको हमेशा स्टार मार्क करके चलता था, क्योंकि बार बार मतलब इसका सेंटेंस से कनेक्शन नहीं बन पाता है, तो मैं इसको याद करता था कि इनफेलिबल का मतलब अचूक होता है, हिंदी से याद करता था। अपने समय में मेरे को याद करने में मेरे को समझ में आता था, कुछ चीज़ें मैं हिंदी से याद करता था, कुछ चीज़ें जो है मैं स्टेटमेंट से याद करता था, कुछ चीज़ें मैं अलग तरीके से कोरिलेट करके याद करता था। तो ये एक चीज़ है जो आर्ट आपको सीखना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से इसको सीखना है। चलो अब बात हो रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी
टू समवन फॉर सम एक्टिविटी, मतलब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना जो है किसी एक्टिविटी के लिए, उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटेबिलिटी सेट करना। जैसे हम माई पाठशाला चला रहे हैं तो हमारे पास अलग अलग टीम मेंबर्स हैं, तो कोई कंटेंट बना रहा है, कोई आपकी क्लास डिलीवर कर रहा है, तो हम अलग अलग आदमियों की अकाउंटेबिलिटी सेट करते हैं कि इस काम के लिए आप जिम्मेदार हो, कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा तो आप अकाउंटेबल होगे। तो जिम्मेदारी लेना एक तरीके से क्या होता है, या जिम्मेदारी लेना, इसके लिए जो शब्द आता है इंग्लिश में वो बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद अगला है गिव मोर फोर्स और इंपॉर्टेंस टू, किसी चीज को ज्यादा महत्व देना, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एसेंचुएट, ठीक है ना, एसेंचुएट। स्पेलिंग याद करना बहुत जरूरी है, तो एस शब्द याद रख सकते हो, फिर एस के साथ एसन लगा सकते हो, फिर चुएट, TUATE। एसेंचुएट भी पढ़ते हैं, एसेंचुएट भी पढ़ते हैं। अब यार मैं पहले ही बता के आया हूं आपको कि देखो ब्रिटिश इंग्लिश होती है, अमेरिकन इंग्लिश होती है, प्रोनाउंसिएशन में उन दोनों के प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होते हैं। वहाँ कोई डिबेट नहीं होता है कि ब्रिटिश ये नहीं बोलता है जो है कि भाई ये आपका जो अमेरिकन जो एक्सेंट आ रहा है वो ख़राब है। वहाँ पे अलग से उनको नाम दे दिया गया। तो आप अपने आप को भी जब अगर इनका प्रोनाउंसिएशन ना कर पाओ ना, तो मेरी तरह अपने आप को बोल दो भाई मेरा तो टोन बिहारी है, भाई मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ। इसको भी कल परसों नरसों कभी न कभी इतिहास में इस तरीके से दर्ज कर लिया जाए भाई कि इंडियन इंग्लिश है, बिहारी इंग्लिश है, मतलब टोन हमारा अलग हो सकता है ना यार, तो टोन अलग है, खराब प्रोनाउंसिएशन है हमारा, तो भरोसा रखना बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मैसेज, बोल रहे हैं कि हमें इलाज करना है, लेकिन कैसे? अगर हम एक्सरसाइज, ठीक है, मसाज लिखा हुआ यार, मैसेज पढ़ रहा हूं मैं। ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज करके जो है, एक्सरसाइज करा के जो हम वो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फिजियोथेरेपी बोलते हैं, भौतिक चिकित्सा हिंदी में बोलते हैं। तो मुझे लगता है भौतिक चिकित्सा हिंदी में याद करने से ज़्यादा बेटर है, फिजियोथेरेपी याद कर लो। और इसको कैसे याद रखोगे? घर में जब भी कोई हमारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पापा को ब्रेन स्ट्रोक आया था, तो उनका एक पोर्शन ऐसा हुआ था, काम करना बंद कर दिया था, तो इलाज के बाद उनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती थी। तो हमारे घर में हर मॉर्निंग में कोई ना कोई आता था जो उनकी एक्सरसाइज कराता था, तो इस एक्सरसाइज कराने के प्रोसेस को फिजियोथेरेपी बोलते हैं। चलो आगे चलते हैं। बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स अगेंस्ट समवन और समथिंग, बोल रहे ना किसी के अगेंस्ट। बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स मतलब शब्दों का गंदा उपयोग, उसको क्या बोलते हैं? डायाट्राइब। डायाट्राइब, देखो ट्राइब एक शब्द है जो हम हमेशा पढ़ते हैं, इसका मतलब होती है जाति, ट्राइब का मतलब होता है जाति। अब इसके साथ लगा दो डाया शब्द, तो डायाट्राइब हो गया। लेकिन ये जाति से रिलेटेड नहीं है, ये इसका मतलब है, डायाट्राइब का मतलब है हिंदी, सॉरी निंदा। क्या निंदा? अब निंदा कैसे? शब्दों की निंदा। जब हम शब्दों में किसी को अटैक करते हैं तो अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं? डायाट्राइब। अगला है मोशन ऑफ हेड्स एज ए मोड ऑफ एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग एटीट्यूड। जेस्चर बोलते हैं, ये बहुत कॉमन सा शब्द है हिंदी में, ठीक है ना, ये भी आपके पास आया है। जेस्चर का मतलब हाव भाव होता है, हाव भाव होता है, कभी हम सर हिला के देते हैं, कभी हाथ हिला के देते हैं, कभी बॉडी लैंग्वेज से देते हैं, तो उसको हम जेस्चर बोलते हैं। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद एक और है टू बी बायस्ड अगेंस्ट समवन और समथिंग, किसी चीज के लिए या किसी के प्रति बायस्ड होना, उसको क्या बोलते हैं? प्रिजुडिस होना। प्रिजुडिस होना। मुझे याद है एक और मैं आपको स्टोरी साझा करूंगा प्रिजुडिस का। 2015 मेरा एग्ज़ाम था, 2015 का इंग्लिश का एग्ज़ाम था मेरे पास, और शब्द दिया हुआ था प्रिजुडिस, ठीक है ना। इसका बताना था एग्ज़ाम में सिनोनिम्स, और एक शब्द दिया हुआ था इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन, और मैं बता रहा हूँ 2015 में इस शब्द का मतलब मेरे को बिल्कुल नहीं पता था, मैंने अंधी मारी, ये ऑप्शन नंबर 1 में था। तो कई बार कहते हैं ना कि एक लाइन से हम ये लगा देते हैं, तो मेरे को पता नहीं क्या समझ में आया, प्री से निकला कि भाई पहले से जुडिस कुछ ऐसे सेंस में आया, तो फिर मैंने इंक्लिनेशन, तो मेरे को लगा किसी की तरफ इंक्लाइन होना प्रेजुडिस हो सकता है, मतलब इस तरीके से अपन ने वो किया। उसके बाद इस पर टिक लगा दिया, बाद में पता चला कि सही हो गया क्वेश्चन यार। तो जब आपकी तैयारी थोड़ी ठीक होती तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है। तो प्रेजुडिस जो है ये मतलब होता है किसी की तरफ या किसी चीज के प्रति आपका इंक्लिनेशन, एक तरीके से आपका झुकाव, पूर्वाग्रह होना। हिंदी में अगर हम झुकाव बोले, पूर्वाग्रह बोले, तो सब एक दूसरे के पर्यायवाची ही हैं।
शब्द याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आया, 10 बार पूछा गया ये तकरीबन प्रेजुडिस वर्ड। सिनोनिम्स एंटोनिम्स में इतनी बार पूछा गया है, और वहाँ नहीं पूछा जाएगा तो कई बार क्या होगा, यहाँ पूछ जाएगा। तो किसी शब्द की मीनिंग जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स में पूछता है और कई बार वन वर्ड में पूछ देता है। चलो आगे की तरफ मूव करते हैं। अगला है द एक्ट ऑफ एक्यूमुलेटिंग। एक्यूमुलेट जो शब्द है इसका मतलब है इकट्ठा करना। केमिस्ट्री में हम इसे पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं इसको, एक्यूमुलेट शब्द, एक्यूमुलेट शब्द होता है। तो द एक्ट ऑफ एक्यूमुलेटिंग मतलब किसी चीज को इकट्ठा करने का जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो एक्रूअल बोलते हैं, बढ़ोतरी बोलते हैं। एक्ट ऑफ एक्यूमुलेटिंग, इकट्ठा हो रहा है, बढ़ रहा है। भाई इकट्ठा कर रहे हो तो बड़ी कर रहे हो ना, तो इसके लिए दूसरा जो शब्द आता है एक्यूमुलेट करने का, ठीक है, कि वो जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, एक्रूअल। स्पेलिंग कैसे याद करोगे, एक्रूअल, एक्रूअल। चलो आगे चलते हैं। टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट आर्गुइंग, किसी चीज को बगैर आर्ग्यू करे ही मान लेना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्विसेक, संतुष्ट होना। अब इसकी स्पेलिंग देखो, इसकी स्पेलिंग ही याद करना बहुत मुश्किल काम है। कैसे याद करोगे, ACQ UIESCE। फिर मैं क्या समझ में आता है कि इसको स्टार मार्क लगा लेते हैं। रीजन जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक तो इसकी स्पेलिंग याद करना बहुत डिफिकल्ट है, सेंटेंस से इसका मिलान करना बहुत डिफिकल्ट है, प्रोनाउंसिएशन इसका बहुत डिफिकल्ट है। इसका मतलब इस शब्द पे कई बार ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, दोबारा पूछ सकता है और हम इसे बार बार भूल सकते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी ना हम दोबारा इसे बार बार भूल सकते हैं। तो इसके प्रोनाउंसिएशन के लिए दूसरा तरीका ये होता है कि अपन गूगल निकाले, शब्द डाले, मीनिंग लिखे, और एक यूं वाला बटन आता है गूगल पे ऐसे स्पीकर वाला, जिसमें ऐसे टैप करेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा, एक्विसेक, ठीक है ना। ये हो गया एक्वी और फिर सैक। या एक्विसे करके भी आ सकता है, देखना किसी और जगह पे ऐसे हो सकता है। एक्विसे, रुकना एक मिनट, साफ साफ लिखता हूं, एक्यूसे। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर आप याद रख लोगे ना कि संतुष्ट होना, इसकी स्पेलिंग याद करना ही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम होगा, इसकी स्पेलिंग याद करना ही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो इसको 2-3 बार आपको लिखना पड़ेगा, एक्यूआई, एक्यूआई, और SCE, फिर याद कैसे करते अपन, यस्सी बाद में ही लगाया, पहले लगाया, और पढ़ कैसे लेते हैं, इससे, कैसे, एक UI इससे, एक UI इससे। अब स्पेलिंग याद हो जाएगा, एक UI इससे। स्पेलिंग याद करने के लिए काम करना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपको स्पेलिंग चेक में ये दे देगा, कई बार ऐसा होगा कि ये स्पेलिंग चेक में आपको दे देगा, बुद्धि फिर निकल जाएगी आपकी। तो याद करने के तरीके बिल्ड करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, याद करने के तरीके बिल्ड करने पड़ते हैं। इसके बाद अगले शब्द की तरफ मूव करेंगे। एपिक्यूरियन एक शब्द है जो कई बार आपके एग्जाम में वन वर्ड के फॉर्म में आ गया है। ए पर्सन डिवोटेड टू सेंसुअल इंजॉयमेंट स्पेशली दैट डिराइव्ड फ्रॉम फाइन फूड एंड ड्रिंक। बोल रहे ना, एक पर्सन जो डिवोटेड होता है सेंसुअल इंजॉयमेंट से, स्पेशली दैट डिराइव्ड फ्रॉम द फूड एंड ड्रिंक। एक ऐसा आदमी होता है जो खाने को लेके और पीने को लेके बहुत मंत्रमुग्ध रहता है, मतलब उसमें अलग सा, मतलब उसका सेंसुअल प्लेजर आता है। उसको क्या बोलते हैं, एपिक्यूरियन बोलते हैं, भोगवादी। भोगवादी मतलब भोग यहाँ पे खाने से रिलेटेड है, ठीक है ना, ये वो वाला काम और भोग नहीं है, यहाँ खाने और पीने की बात हो रही है। तो एपिक्यूरियन वो लोग होते हैं जिनको खाने में और पीने में एक सेंसुअल प्लेजर महसूस होता है, ठीक है ना, उसको बहुत एंजॉय करते हैं खाने और पीने को। अब ये आसान भी हो जाएगा, एपिक्यूरियन, ये सब याद हो जाएगा। इसकी स्पेलिंग याद करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, इसके कंपैरिजन में इसके ऊपर वाले शब्द की जो है स्पेलिंग याद करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है।
इसके बाद अगर बात करें, एक शब्द है बहुत आता है, इनएबिलिटी टू स्लीप। जब आपको नींद ना आए तो उसको क्या बोलते हैं? इंसोमनिया बोलते हैं। इंसोमनिया बोलते हैं जिसको बोलते हैं निद्र का अभाव। निद्रा भाव लिखा है ना, तो ये संधि विच्छेद कभी पढ़ा है? निद्र प्लस अभाव, और इसको जोड़ते हैं तो निद्रा भाव बोलते हैं। निद्रा भाव, निद्रा भाव। ये आप जब संधि विच्छेद पढ़ रहे होगे तो आपको सिखाया हो गया होगा, आ प्लस आ मिल के बनता है आ, ठीक है, आ प्लस आ मिल के बनता है आ। ये बचपन में हिंदी में सीखा होगा ना, मतलब मैं आपको तो यार कई साल हो गए इसको, 11वीं 12वीं, मतलब मेरा 2000 कितने का, 2003 में हाई स्कूल था, 2004 में मेरा 11वां क्लास था, तो 2010 में अपन हिंदी इतनी सीखते हैं। मेरे को कितने साल हो गए? 21 साल हो गया, तो थोड़ी बहुत तो अभी भी याद है, मतलब मेरी मेमोरी ठीक है। नहीं यार, उस वक्त बहुत मेहनत किया था, बहुत पढ़ाई करता था, अपने स्कूल का टॉपर था मैं उस टाइम का। तो चलो आगे चलते हैं, निद्रा भाव, इंसोमनिया के आगे बढ़ते हैं। और किसी को मतलब अगर जल्दी करना हो तो 2x पे डाल देना, 2x पे डाल देना और आराम आराम से सुनते रहना, ठीक है ना। वर्ड्स याद करने के एक और तरीके होते हैं कि सीक्वेंस में अगर आपको वीडियो मिल जाए सारे को, तो कान में एक बार लगाओ, लीड लगाओ और सुनते रहो, चुपचाप सुनते रहो। सुनने से भी बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती है किसी चीज़ में अगर बिजी हो तो। ए पर्सन हु सेज दैट समबडी हैज डन समथिंग रॉन्ग इज गिल्टी ऑफ समथिंग। एक ऐसा बंदा समझना, एक ऐसे बंदे की हम बात कर रहे हैं जो कहता है कि कोई आदमी, कि somebody हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, कि किसी ने गलत किया है या कोई किसी चीज़ की गलती है। अब मैं दो बंदों की बात कर रहा हूँ, ये दो बंदे हो गए, ये बंदा ए है, ये बंदा बी है। ए एक बात कह रहा है कि बी ने गलती किया है, बी ने गलती किया है, और कह कौन रहा है? कह तो ए रहा है। तो ए क्या होता है? एक्यूजर। वो एक्यूज कर रहा है किसको? बी को एक्यूज कर रहा है। जैसे मैं एक रिसेंट केस बताता हूँ। मैं अगर बताऊँ, इस टाइम पे हमारी जो ईडी है और हमारे इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल है, तो जो ईडी है एक तरीके से क्या कर रही है, वो आरोप लगा रही है अरविंद केजरीवाल पे कि उन्होंने शराब घोटाला किया है। उन्होंने क्या किया है? शराब घोटाला किया हुआ है। तो इस केस में ईडी क्या हो गई? एक्यूजर हो गई, क्योंकि ये आरोप लगा रही है दूसरे बंदे पे। तो जो आरोप लगाता है कि दूसरा आदमी गलत है, उसने ये गिल्टी या क्राइम कर रखा है, तो वो क्या होता है? एक्यूजर होता है। चलो आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, और शब्द आसान भी है। एक्यूजर बहुत लॉ में यूज होने वाला बहुत नॉर्मल सा शब्द है। फिर उसके बाद है टू हैव ए वेरी हाई ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ। अपने विषय में बहुत हाई ओपिनियन रखने वाला वो आदमी क्या होता है? घमंडी होता है ना, जो अपने विषय में बहुत हाई ओपिनियन लगता है। जैसे मैं ये मान लूँ, मैं ये कह दूँ मैं सबसे अच्छी इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मेरे से अच्छी अंग्रेजी कोई नहीं पढ़ाता, मेरा मतलब हाई ओपिनियन हो गया पढ़ाने को लेकर। एक तरीके से घमंड हो गया ना। बहुत सारे अच्छे टीचर्स है, लाजवाब पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए जो शब्द आता है कॉन्साइटेड आता है, कॉन्साइटेड। इसकी स्पेलिंग कैसे याद कर सकते हैं? कॉन, SEI, ये बस आपको याद रखना है। फिर TED, कॉन्साइटेड, जिसका मतलब होता है घमंडी। कॉन्साइटेड का मतलब होता है घमंडी। उसके बाद यह है प्लेस ऑफ बरियल, स्पेशली नॉट इन चर्च यार्ड। आप यहां पे किसी को दफना रहे हो, जब चर्च यार्ड में नहीं दफना रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान अगर आप यूज करें कि कब्रिस्तान हम किसके लिए यूज करते हैं, तो ज़्यादातर अगर आपको पता हो तो जो हमारी मुस्लिम भाई बहन हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है हमारी, तो वो दफनाते हैं, उनके यहाँ दफनाने का प्रथा चलता है। तो वहाँ पे हम उनके लिए वो जो जगह होता है जहाँ पे जो मृतक लोग होते हैं जिनको दफनाया जाता है, हमारे इधर हिंदू धर्म में जलाया जाता है, उनके यहाँ दफनाया जाता है, तो उनका वो जो प्लेस होता है उसको हिंदी में हम लोग कब्रिस्तान करते हैं और बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। अगर हमको हिंदी में पूछा जाए कि कब्रिस्तान किसको कहते हैं तो तुरंत समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर हम हिंदी भाषी हैं, अगर हमने नहीं सुन रखा है, तो हम कभी भी हमें पता नहीं चलता सिमेट्री होता है। तो सिमेट्री का मतलब क्या होता है? कब्रिस्तान, ठीक है ना। सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, या यूं कह लो कब्रिस्तान को अंग्रेजी में सिमेट्री बोलते हैं। अगली बात है पर्सन हु इज ऑलवेज होपफुल एंड लुक्स अपॉन द ब्राइटर साइड ऑफ द थिंग, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। एक शब्द और आपने पढ़ा था ऑप्टिमिज्म, आशावादी विचारधारा। अब जब हम ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं तो इसको बोलते हैं आशावादी, ठीक है ना। तो सवाल किसका हो रहा है? पर्सन, यहां वो पर्सन है। ऑप्टिमिस्ट और ऑप्टिमिज्म, ये दो बातें, दोनों में क्या फर्क है? ये हम विचार की बात कर रहे हैं, आशावादी विचार की बात कर रहे हैं,
और यहाँ पे जो ये विचार रखने वाला बंदा है उसको हम ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, आशावादी विचारधारा रखने वाला व्यक्ति। तो ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है और ये विचार को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्टिमिज्म, अच्छे विचार, अच्छी साइड, ब्राइटर साइड देखने वाला। उसके बाद है एन ओक्यूजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। अगर मतलब एक ऐसी बात बोले जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो उसको बोलते हैं मोमेंटस, महत्वपूर्ण। और हमने मोमेंट्री भी पढ़ा है। मोमेंट्री हमने पढ़ा था क्षणिक, जो क्षण पे नीडेड हो उसको मोमेंट्री बोलते हैं, और जो मोमेंटस होता है उसको बोलते हैं हम महत्वपूर्ण। एक दूसरे के सिनोनिम्स की तरह भी काम करते हैं। जब वर्ड सीरीज पढ़ रहे थे तो भी मैंने आपको बताया। एन ऑफिशियल डिसीजन इन कोर्ट दैट ए पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम। एक्विटल होता है जिसको दोष मुक्ति बोलते हैं। एब्जॉल्व करना जो है उसको भी जो है बोलते हैं कि किसी दोष से बरी कर देना, किसी क्राइम से बरी कर देना कि उसने क्राइम नहीं कर रखा है। तो एक्विटल भी है। एक्विटल का मतलब होता है कि उसकी दोष मुक्ति हो गई, ये साबित हो गया कि उसने गलत नहीं किया हुआ है, वो गिल्टी नहीं है, उसे पनिश नहीं करना है। तो एन ऑफिशियल डिसीजन, और ये किस तरीके का डिसीजन है? ऑफिशियल डिसीजन है कोर्ट के अंदर, दैट ए पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। तो क्या हो गया? उसका एक्विटल हो गया। जैसे आज के समय में मान लो मुख्यमंत्री पर केस चल रहा है कि शराब घोटाला किया है, अब कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि भाई इन्होंने नहीं किया, तो उनका एक्विटल हो जाएगा, वो बरी हो जाएंगे। तो एक्विटल का मतलब होता है दोष मुक्ति या बरी करना जो है किसी भी जो है, और जब वो ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है तो उसको एक्विटल बोलते हैं। चलो आगे चलते हैं। अगला है हमारा ईडियम एंड फ्रेजेस। आज के ईडियम फ्रेजेस थोड़े से सरल होंगे और थोड़े जल्दी आसान भी हो जाएंगे। जैसे ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है बर्खास्त करना। आज के समय में इस टाइम पे 2023-2024 में देख रहे होंगे तो बहुत सारी कंपनियां ले ऑफ कर रही है। ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है कारपोरेट वर्ल्ड में, ले ऑफ करना, कि 400 लोग निकाल दिए गए, 500 लोग निकाल दिए गए, तो ले ऑफ किया जाता है। तो ले ऑफ करने का मतलब बर्खास्त करना, जॉब से निकाल देना, डिसमिसल फ्रॉम जॉब्स। द रिसेंट इकोनॉमिक क्राइसिस है लेड टू मैसिव ले ऑफ्स। जो रिसेंट इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है उसने क्या किया है? वो लेड टू, मतलब उसने लीड किया हुआ है मैसिव ले ऑफ के लिए। लेड टू होने का मतलब जिम्मेदार होना। चलो आगे चलते हैं। टू स्लीप विद द फिशेज, मछलियों के साथ सोना, इसका मतलब आप मर गए हो। टू बी डेड, द कैरेक्टर प्लेड बाई लेनी मोन्टाना वुड स्लीप विद द फिशेज शॉर्टली देयर आफ्टर। और वैसे भी इसको सेंटेंस में याद नहीं करोगे तब भी समझ में, इसको सीधे सीधे याद रख सकते हो। टू स्लीप विद द फिशेज, मछलियों के साथ सोने का मतलब हो गया मर गए भैया। समझ में आई बात? स्पिलिंग द बीन्स। स्पिलिंग द बीन्स का मतलब होता है रहस्य उजागर करना, रिवीलिंग द इंफॉर्मेशन इनडिस्क्रिटली जो है। सो हु स्पिल द बीन्स अबाउट हर अफेयर विथ जय, कि उनका जय के साथ अफेयर है। भाई ये किसने स्पिल किया बीन्स को, किसने मतलब बाहर उजागर कर दिया। तो स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रहस्य उजागर करना। तो ये भी बहुत आसानी से याद हो जाता है, बहुत कॉमन यूज होने वाला है। ये भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा, मतलब ये तो कोरिलेट हो गया, याद हो जाए मछलियों के साथ सोने का मतलब मर गए भैया, ठीक है ना। स्पिलिंग द बीन्स, रहस्य उजागर करना। कैरी आउट करने का मतलब है एग्जीक्यूट करना। कैरी आउट करने का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना है, फ्रेजल वर्ब है, इडियम्स में पूछा गया। यू मस्ट कैरी आउट माई ऑर्डर्स, तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए। एग्जीक्यूट का करने का मतलब उसको पालन करना, उसको फिनिश करना, काम को प्रोसेस करना। इस तरीके से वेंट टू द विंड्स। वेंट टू द विंड्स मतलब जैसे होता है ना कि आप चले गए, आपका मन खराब है, समुद्र के किनारे लहरें भर रही, आपने झोंक दिया, ठीक है ना, मतलब इसको ऐसे याद कर सकते हैं, रहलो किनारे छोड़ दिया। तो डिसिपिएटेड, टू बी अटरली लॉस्ट, मतलब आप बिल्कुल एक खो गए, छोड़ दिया अपने आप को, बस खो गए, जैसे हवा चल रही चलने दो। तो सवाल है वेंट टू द विंड्स का मतलब होता है कि पूरी तरह खो जाना, मतलब हो गई जिंदगी, बर्बाद हो गई, अब दे दिया हमने हवा को, ले चलो। समझ में आया? तो डिसिपिएटेड है, डिसिपिएटेड ये शब्द यहाँ पे याद कर लो, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया टू बी अटरली लॉस्ट, मतलब खो जाना पूरी तरीके से या बर्बाद हो जाना, खो जाना या बर्बाद हो जाना, बर्बाद हो जाना। ऑल इज हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी वेंट टू द विंड्स व्हेन ही फेल्ड टू अचीव द टारगेट, मतलब उसका जितना भी हार्ड वर्क था, ठीक है ना, और सिंसियरिटी थी, उस सब का सब हवा में चला गया, मतलब सब खो गया, सब लॉस्ट हो गया। When he failed to achieve the target, अगर मतलब टारगेट अचीव नहीं हुआ तो सारी मेहनत बर्बाद हो गई। Went to the winds हो गई, सब बर्बाद हो गई, सब खो गई, सब लॉस्ट हो गई। क्या ही फायदा। अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप कह क्या रहे हो, आप कह रहे हो कि 12 घंटे आप पढ़ रहे हो और इंड रिजल्ट आपका क्या हुआ, इंड जो रिजल्ट आया वो आया फेल, कि आप क्या हो गए, फेल हो गए। भले आप 0.25 मार्क्स से फेल हुए, तो आपका जितना हार्ड वर्क है,
आपने जितना सिंसियरिटी से मेहनत किया है वो सब वेंट टू द विंड्स हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? वेंट टू द विंड्स हो जाएगा, डिसिपिएट हो जाएगा, खो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आई होप ये फ्रेज समझ पाए होगे एग्जाम्पल से। इंड रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंड रिजल्ट नहीं मिलता है तो इन्स एंड आउट्स की जब बात करते हैं तो फुल डिटेल की बात करते हैं। सी हैड बीन एट द स्टोर फॉर 5 years एंड न्यू ऑल द इन्स एंड आउट्स। वो 5 साल से स्टोर पर रही और वो सब जानती है, उसका सब अंदर बाहर सब जानती है, मतलब पूरा सब कुछ जानती है, फुल डिटेल जानती है। स्कॉट फ्री, स्कॉट फ्री का मतलब बिना किसी दंड के, विदाउट सफरिंग एनी पनिशमेंट, उसको छोड़ दिया गया बगैर किसी दंड के। द मैन वेंट स्कॉट फ्री व्हेन द चार्जेस अगेंस्ट हिम कुड नॉट बी प्रूव्ड इन कोर्ट। आदमी को स्कॉट फ्री कर दिया, बगैर दंड के छोड़ दिया गया जब उस पर प्रूव नहीं पाया, और प्रूव भी नहीं हो पाएगा क्राइम चार्ज तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। स्कॉट फ्री करना, एब्जॉल्व करना, ठीक है ना। एक्विटल एक तरीके से इसका सिनोनिम्स हो गया जो अभी अभी पढ़ा अपन ने। फेडअप होना मतलब परेशान होना है, बहुत नॉर्मल सा फ्रेज है। हाँ, कहते हैं ना फेडअप हो गए, फेडअप हो गए, फेडअप हो गए। एनॉयड होना एक तरीके से, ठीक है ना। एनॉयड हो जाना, चिंतित हो जाना, परेशान हो जाना। तो रेल पैसेंजर्स आर फेड अप विथ कैंसिलेशन एंड डिलेज। जो रेल पैसेंजर होता है जब आप जाते हो तो जब बार बार आपका कैंसिल होता रहता है तो फेड अप हो जाते हैं, एनॉयड हो जाते हो, गुस्सा जाते हो, चिंतित हो जाते हो। तो ये बहुत कॉमन यूज होने वाला है। गॉड्स आर्क, गॉड्स आर्क का मतलब कब्रिस्तान हो गया। ए सिमेट्री बिसाइड्स चर्च, चर्च के बिसाइड की सिमेट्री, ठीक है ना। शार्प प्रैक्टिस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट मीन्स। शार्प प्रैक्टिस जब आप करते हो इसका मतलब है कि आप गलत तरीके इस्तेमाल करते हो। डिस मीन्स मतलब तरीका, मीन्स मतलब तरीका, मीन्स मतलब तरीका। तो ही इज बीन गिल्टी ऑफ शार्प प्रैक्टिसेस इन द पास्ट। वो मतलब पाया गया गिल्टी क्योंकि वो शार्प प्रैक्टिस कर रहा था। शार्प प्रैक्टिस मतलब था गलत तरीके अपना रहा था। तो आई होप आज के ईडियम बहुत सरल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी एक ऐसा जो ईडियम है जो ज़्यादा डिफिकल्ट था, जो याद करने में दिक्कत होगी। आज के सारे ईडियम बहुत सरल थे। अब चलते हैं वर्ड सीरीज पे। वर्ड सीरीज में पढ़ते हैं सरमाउंट। सरमाउंट का मतलब होता है विजय पाना, ओवरकम कर देना किसी चीज़ पे, डिफ़िकल्टी हो, या ऑब्स्टेकल मतलब बाधा होता है। ऑब्स्टेकल मतलब बाधा या रुकावट, बाधा या रुकावट। तो किसी चीज़ को ओवरकम कर देना, कनकर कर लेना। थ्रुम का मतलब विन या जीत होता है, विन कर लेना, जीत कर लेना। तो सरेंडर या इल्ड जो होता है ये होता है कि अपने आप को इल्ड कर देना, अपने आप को सरेंडर कर देना, अपने आप को दे देना, भैया मैं हार गया। तो सरमाउंट का मतलब विजय पाना होता है। बाकी सारे शब्द आप जानते हो, एक तो ये नहीं जानते होगे और मेरे को लगता है कि ये शब्द नहीं जानते हो। तो सरमाउंट का मतलब विजय पाना होता है। एब्ल्यूशन का मतलब उद्धार होता है। यहाँ पे स्नान लिखा है लेकिन मैं इसको बोलता हूँ उद्धार। कैसा स्नान? पापों से स्नान करना होता है। एब्ल्यूशन का मतलब उद्धार होता है। एन एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, अपने आप को वॉश करना पाप से। जैसे गंगा में आप जाते हो क्या करने के लिए? एब्ल्यूशन के लिए जाते हो, उद्धार के लिए जाते हो। तो प्यूरिफिकेशन इसका शब्द हो सकता है, बाथ नहाना इसका सिनोनिम्स हो सकता है, ठीक है ना। और डिके या डिकम्पोजिशन इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। अब डिके का मतलब खत्म होना, डिकम्पोज होने का मतलब भी खत्म ही होना होता है यार। जीनोम का मतलब बौना होता है। जीनोम का मतलब बौना होता है। और बौने के लिए इल्फ एक शब्द होता है, ये भी आप याद कर लो। और एक शब्द ड्वार्फ होता है। ड्वार्फ मतलब बौना, लगभग सभी जानते होंगे। तो इसके साथ दो और शब्द याद कर लो, ठीक है ना। एक जीनोम याद कर लो और एक इल्फ शब्द याद कर लो, ELF। ये दोनों छोटे से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसके अपोजिट अगर बात करें तो इनॉर्मस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोलोशल शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैमोथ शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बिहेमोथ शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। कोलोशल मतलब बड़ा होता है, मैमोथ बड़ा होता है, बेहेमोथ बड़ा होता है। तो ये एक नया शब्द है, विशालकाय जिसको बोलते हैं, विशालकाय, ठीक है ना। विशाल काय। इसके बाद अगर आगे बात करें, कमांड का मतलब सभी को पता है, आदेश देना होता है। तो मैंडेट एक शब्द है जो आपको याद रखना पड़ेगा। प्रोक्लेमेशन एक शब्द है जो आपको याद करना पड़ेगा। प्रोक्लेम करना, आदेश देना। प्रोक्लेमेशन मतलब घोषणा होता है। क्या होता है? प्रोक्लेमेशन का मतलब उद्घोषणा होता है, या घोषणा, उद्घोषणा होता है, या इसको घोषणा बोल सकते हैं, घोषणा करना, आदेश देना कि हाँ ये होना चाहिए, सो होना चाहिए। और कहते हैं ना मैंडेट दे दिया मतलब आदेश दे दिया, मैंडेट दे दिया मतलब आदेश दे दिया, आदेश दे दिया। तो आपके लिए ये सब तो बहुत नोन है, मतलब ये इजी वन है जो डेली यूज में लेते हो, लेकिन ये डेली यूज में नहीं लेते हो और ये डेली यूज में नहीं लेते हो।
रिवोक का मतलब मना करना, हाइंडर का मतलब बाधा डालना, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब अपोजिट बात कहना, ठीक है। एक मतलब ये बोल रहा है कि कोई ये कर लो तो आप मना कर रहे हो, तो ये मना करना एक तरीके से होता है। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो सीखने वाले जो शब्द थे, एक तो मैंडेट शब्द है जिसका मतलब है आदेश देना, प्रोक्लेमेशन का मतलब उद्घोषणा करना, आदेश देने ही हुआ ना, उद्घोषणा करना। तो इसके बाद बात करते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शक होता है, ये बहुत नॉर्मल इजी शब्द है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके सिनोनिम्स की, तो लूसिड मतलब क्लियर होता है। लूसिड मतलब क्या होता है? क्लियर। लूसिड आपके एग्जाम में कई बार आया है, जिसका मतलब होता है क्लियर। तो ट्रांसपेरेंट होना, लूसिड होना। ट्रांसलूसेंट होता है ये भी। अच्छा, ट्रांसपेरेंट होने का मतलब क्या होता है? जो आर पार दिखता है, लाइट इधर से जाती है इधर दिख जाती है, ठीक है ना। और ट्रांसलूसेंट क्या होता है? जिसमें आर पार नहीं दिखती है लेकिन लाइट रेज आर पार जा सकती है, समझ रहे हो ना। और ट्रांसपेरेंट में आर पार दिखना होता है, ट्रांसलूसेंट में आर पार तो जाता है। गाउजी एक शब्द है, GAUZY, इसका भी मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। गॉज करना मतलब आर पार देखना, गॉज करना मतलब आर पार देखना, तो गाउजी का मतलब आर पार देखने लायक, आर पार देखने लायक। और ये जो ट्रांसलूसेंट है इसमें लाइट रेज आर पार जाती है, इसी वजह से इसके सिनोनिम्स में लिया गया है। लेकिन इसमें क्या होता है? आर पार दिखता नहीं, खाली लाइट रेज जाती है लेकिन ये दिखता नहीं है, ये होता है ट्रांसलूसेंट। अगर इसके अपोजिट की बात करो तो डार्क शब्द हो सकता है, ओपेक हो सकता है। ओपेक का मतलब जो आर पार ना जाने वाला मटेरियल होता है। और उसके बाद वेग हो सकता है। वेग का मतलब होता है कि कुछ समझ में ना आना, कुछ आर पार दिखाई ना देना, वेग। वेग का मतलब हिंदी में दुर्बोध होता है, जो समझ में ना आए, जो आर पार ना देखे, जो क्लियर ना हो। वेग का मतलब जो क्लियर हो ना हो, अनक्लियर शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई होप सारे शब्द आप समझ पाए होंगे। डेक्सटेरिटी है, जब एक शब्द आता है डेक्स्टर। आप एक टीवी सीरीज आया है, मैंने इसे देखा। जब मैं शुरुआती दौर में अपना इंग्लिश सीखना चाहता था तो मुझे मेरे दोस्तों ने सजेस्ट किया था कि इंग्लिश टीवी सीरीज देखो। तो एक सीरीज आया था डेक्स्टर। डेक्स्टर एक था मतलब ये यूएस का एक टीवी सीरीज है जिसमें एक बंदा था जो कि हमारे इधर जैसे बोल दो तो सीबीआई में है या फिर रॉ में है, ऐसे में है, जिसमें से वो वाला रोल प्ले करता है, जिसमें एक बंदा होता है ना जो मेडिकल टीम में होती है, जो 100 का चिड़फाड़ करता है, देखता है, फिर पोस्टमार्टम करता है, फिर कॉज ऑफ डेथ बताता है। तो वो था तो यूएस पुलिस के साथ, लेकिन वही हत्या करता था और फिर वही जाके जांच करता था, जिसमें कभी पकड़ा नहीं जाता था। इसके 10 सीज़न आए हैं, इसके 10 सीज़न आए हैं, 10 के 10 सीज़न मैंने देखे हैं, मतलब एक भी सीज़न छोड़ा नहीं है। इवन तो जब मैं तैयारी कर रहा था 2015 में, तब भी मैं ये देख रहा था इंग्लिश सीखने के लिए। तो वहाँ से मैंने एक शब्द और सीखा था, डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है मेहनती, और डेक्स्टरिटी का मतलब हो गया एक तरीके की क्वालिटी, गुण, निपुणता जिसको बोलते हैं। स्किल इन परफॉर्मिंग टास्क स्पेशली विद द हैंड्स, अपने हाथ से जो है अच्छा काम करने की निपुणता की बात कर रहे हैं, इसका मतलब होता है डेक्स्टरिटी। अब इसके सिनोनिम्स में देखोगे एक और अच्छा शब्द है, एड्रॉइट होना, मतलब निपुण होना। तो एड्रॉइटनेस, यहाँ पे हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ये आपका एक तरीके से एग्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो इसके जो सिनोनिम्स में लेंगे वो भी हम एग्जेक्टिव लेंगे। तो एड्रॉइट होना, एड्रॉइटनेस की बात हो गई, निपुणता की बात हो रही है। या और सरल शब्दों में जो हम जानते हैं उसको बोलेंगे प्रोफिशिएंसी। डेफ्टनेस फिर से निपुणता, नैक मतलब चालाकी, नैक मतलब चालाकी, तो चालाकी हो गई, डेफ्टनेस हो गई, प्रोफिशिएंसी हो गई, एड्रॉइटनेस हो गई, या फिर डेक्स्टरिटी हो गई। ये सब निपुणता की बात करते हैं, ये सब शार्प होने की बात करते हैं। समझ में आई बात? उसी तरीके से इसके एंटोनिम्स में जाओगे, इग्नोरेंस हो गया, इनेबिलिटी हो गया, लैक हो गया। लैक मतलब कमी होता है ना, वहाँ निपुण हो, यहाँ पे कमी है, यहाँ पे एबिलिटी, इनएबिलिटी हो गया। तो यहाँ पे इसके सिनोनिम्स में एबिलिटी शब्द भी आ जाएगी, आएगी ना। जैसे जैसे आप तैयारी करने जाओगे 9000 शब्द जब याद कर लोगे तो आप देखोगे यार आपकी अंग्रेजी बिल्कुल मक्खन की तरह, शब्द भंडार बहुत बड़ा हो गया, आसान हो गया। ये जब एक बार पूरा कवर कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। चलो आगे चलते हैं। कैप्रीसियस बोलते हैं, कैप्रीसियस का मतलब होता है सनकी, कैप्रीसियस का मतलब होता है सनकी। अब सनक से रिलेटेड जितना शब्द है, जैसे विमिस्कल, ठीक है ना, इरेटिक, वेवार्ड, फिकल, ठीक है ना, ये सारे के सारे इसके क्या है, सनक के इंग्लिश के शब्द है। कैप्रीसियस सनकी, विमिस्कल सनकी, फिकल सनकी, इरेटिक सनकी, वेवार्ड सनकी। तो सब यहां पे एक साथ आपको याद करना पड़ेगा, सब आपके लिए विम, ठीक है, सिकल, विम सिकल, फिकल माइंडेड बोलते हैं ना, फिकल माइंडेड, फिकल माइंडेड बोलते हैं, मतलब
चालाक, और ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में लेता है, वो चालाकी है थोड़ा जिसमें वो सनक मिक्स है, ठीक है ना। इराटिक का मतलब ये वही है, सनक है यार, वे वर्ड का मतलब ही सनक है। तो ये सारे के सारे शब्द आप याद रखो कि फिकल हो तो सनक है, इराटिक हो तो सनकी हो, वे वर्ड हो तो सनकी हो, विमिस्कल हो तो सनकी हो, या फिर कैप्रिसियस हो तो आप सनकी हो। इसके कंपैरिजन में एंटोनिम देखोगे तो सेंसिबल हो गया, स्टेबल हो गया, स्टेडी हो गया। समझ में आई बात। चलो इसके बाद अगर हम बात करें एजरेटिव, एजर्ट करने का मतलब है थोड़ा प्रेशर डालना, तो एजरेटिव का मतलब स्वीकारात्मक होता है। हैविंग और शोइंग ए कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल पर्सनालिटी, मतलब एक फोर्सफुल पर्सनालिटी शो करना जो है, कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास जो है शो करना, वो क्या बोलते हैं, एजरेटिव। डोमिनियरिंग एक शब्द है, साथ में इसके सिनोनिम्स में याद कर सकते हो, डोमिनियरिंग, या एम्फेटिक शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, या फोर्सफुल इस्तेमाल करते हो, स्वीकारात्मक। तो एक ऐसी पर्सनालिटी जो किसी को कोई बात बोले, ठीक है ना, और सामने वाला उसे स्वीकार कर ले, तो उसके लिए एजरेटिव हो गया कि आप एजरेट कर रहे हो और वो एजरेटिव है, मतलब सामने वाले को स्वीकार है। आप डोमिनियरिंग हो, मतलब सामने वाले को जो भी बात कर रहे हो वो आपकी बात स्वीकार कर रहा है, ठीक है ना। इम्फेटिक इसीलिए इस्तेमाल होगा, और फोर्सफुल तो हो ही गया कि मान लो किसी को फोर्सफुल करके आप स्वीकार कर रहे हो तो स्वीकारात्मक तो हो ही गया। इसी तरीके से इसमें मीक बोल सकते हैं, मीक का मतलब बुद्धिहीन बोल होता है, डिफिडेंट मतलब कम सोचने वाला, कम काम करने वाला, ठीक है। नाविस शब्द का इस्तेमाल है, KNAVISH, के साइलेंट रहता है, नाविस शब्द का इस्तेमाल है। नाविस का मतलब होता है धूर्त, और धूर्त का मतलब होगा डिसीटफुल। एरेंट शब्द है, ARRANT, एरेंट शब्द है। डिसऑनेस्ट बोल सकते हो, अनसर्कप्लस, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो है नेविस शब्द हो गया, जैसे एरेंट हो गया। तो जो याद करना है आपको, जो आपके एग्जाम में आएगा, एक तो ये आपके एग्जाम में आया हुआ नेविस शब्द, एरेंट शब्द हो गया, ये आपको आएगा। ऑन मतलब डिसाइडफुल, ये बहुत बार आया हुआ है, और अनस्क्रप्टलेस, ये जो शब्द है ये आपके एग्जाम में बहुत आया है। इसको याद करने का तरीका, अनस्क्रप्टलुअस, अनस्क्रप्टलुअस, ये यहां पे पू भी है, तो इसको याद करने का ऐसे, अनस्क्रप या स्क्रपुलुअस। समझ में आई बात। इसके बाद एक और शब्द है जो है लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त, और इसके लिए ब्रीफ, टर्स, पिथी, कॉम्पैक्ट या कंसाइज जैसे सिनोनिम्स का इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हो। तो लैकोनिक अगर कोई चीज़ है तो वो संक्षिप्त है, वो आपके लिए जो है कंसाइज हो सकती है, वो आपके लिए जो है ब्रीफ हो सकती है, टर्स हो सकती है, टर्स मतलब पिथी हो सकती है, या कॉम्पैक्ट हो सकती है। समझ में आई। अच्छा, इसके अगर हम एरेंट की बात कर रहे हैं या नेविस की बात कर रहे हैं, धूर्त, इसके एंटोनिम्स में भी कई सारे अच्छे शब्द हैं, जैसे ऑनरेबल हो गया, नोबल होगा, विटुअस हो गया, शब्द। समझ में आई बात। इसके बाद आगे चलते हैं। वर्बल फ्रेज की बात करें तो ब्रिंग से रिलेटेड 5 फ्रेज है हमारे पास, ब्रिंग डाउन, ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग इन और ब्रिंग ऑफ। अब देखो ब्रिंग से रिलेटेड है, ब्रिंग डाउन करना, ब्रिंग फोर्थ करना, ब्रिंग फॉरवर्ड करना। तो मैं इसको याद कैसे करता हूँ, ब्रिंग डाउन करने का क्या मतलब होता है। ब्रिंग डाउन करने का मतलब होता है पद से नीचा करना, सत्ता से नीचे करना किसी को, कि मान लो कोई किसी ऊंची पोस्ट पे बैठा हुआ, उसको ब्रिंग डाउन कर रहे हो तो सत्ता से नीचे कर रहे हो। ब्रिंग फोर्थ करने का मतलब होता है प्रोड्यूस करना या पैदा करना। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है पैदा करना, और ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है सामने लाना, प्रस्तुत करना, सामने लाना या फिर प्रस्तुत करना। ब्रिंग इन का मतलब होता है, अच्छा ब्रिंग फोर्थ और ब्रिंगिंग टू प्रोड्यूस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इल्ड और अर्न, पैदा करना, ये दोनों सेम चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। ब्रिंग ऑफ मतलब होता है करने से सफल होना, टू कैरी टू ए सक्सेसफुल कंक्लूजन। अब ब्रिंग फोर्थ और ब्रिंग इन की बात करें, यहां पे एक साथ ले लें, तो इसके लिए आप ब्रिंग इन भी लगा सकते हो। चलो ब्रिंग डाउन देख रहे हैं, टू ओवरथ्रो करना गवर्नमेंट को। तो सवाल हो रहा है, द स्टिंग ऑपरेशन इन्वॉल्विंग करप्ट मिनिस्टर्स कैन ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट। द स्टिंग ऑपरेशन इन्वॉल्विंग करप्ट मिनिस्टर्स कैन ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट।
जो स्टिंग ऑपरेशन है करप्ट मिनिस्टर के अगेंस्ट में, वो गवर्नमेंट को क्या कर सकती है, ब्रिंग डाउन कर सकती है, गिरा सकती है। मतलब आज वो गवर्नमेंट लीड कर रहे हैं और अगर निकल के आ गया भाई उनके स्टिंग ऑपरेशन, तो वो क्या हो जाएंगे, ब्रिंग डाउन हो जाएंगे, मतलब गिर जाएंगे, बर्खास्त हो जाएंगे, गवर्नमेंट बर्खास्त हो जाती है। तो ब्रिंग डाउन इस सेंस में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है ना। करप्शन ब्रिंग्स फोर्थ पावर्टी, जो करप्शन है वो ब्रिंग फोर करती है, क्या करती है, पावर्टी, मतलब वो सामने लाती है। करप्शन क्या करती है, ब्रिंग फोर करती है, सामने लाती है गरीबी। और अगर हम ब्रिंग फोर्थ की बात कर रहे हैं, वो सामने लाती है और या उसका कारण होती है, ठीक है ना। द जज आस्क मी टू ब्रिंग फॉरवर्ड ए फ्यू फैक्ट्स अबाउट द प्रूफ अगेंस्ट हिम। जज ने क्या कहा कि सामने लेके आओ, टू प्रेजेंट करो। जब आप ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है तो प्रेजेंट करना होता है। तो जज ने कहा कि अगर आपके पास कोई भी सबूत है तो आप उसे ब्रिंग फॉरवर्ड लाओ, सामने लेके आओ, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला है ब्रिंग इन, इसका मतलब टू प्रोड्यूस या इल्ड या फिर अर्न। आवर कंपनी विल ब्रिंग इन ए ह्यूज प्रॉफिट दिस मंथ। मेरी जो कंपनी है वो इस महीने बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करेगी, बहुत सारा प्रॉफिट इल्ड करेगी जो है। तो ब्रिंग इन करने का मतलब होता है टू प्रोड्यूस करना, इल्ड करना या अर्न करना। ब्रिंग ऑफ हो गया। ब्रिंग ऑफ की बात है, द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट ऑफ चेंजेस इन द लैंड बिल। जो गवर्नमेंट है वो ब्रॉट ऑफ करके लेके आई है चेंजेस इन द लैंड बिल। लैंड बिल में नया जो चेंज है वो सक्सेसफुली लेके बाहर आ गई है, ठीक है। तो ये ब्रिंग से रिलेटेड सारे के सारे आपके फ्रेजल वर्ब रहे। इसमें से अगर मैं बात करूं तो एक तो ये आपके एग्जाम में आता है और एक दूसरा जो आपके एग्जाम में आता है वो ये वाला आता है। ये दो ही चीज़ आता है आपके एग्जाम में जो दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। जब ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं तो कोई सामने रखते हैं, साक्ष्य सामने रखना ब्रिंग फॉरवर्ड करने का मतलब। ब्रिंग डाउन का मतलब है किसी को पद से, किसी पोजीशन से गिरा देने का है। तो ये दो आपके एग्जाम में बहुत आता है। साथ में आप ब्रिंग फोर्थ और ब्रिंग इन याद रख सकते हो। ब्रिंग फोर्थ और ब्रिंग इन जो है इल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है सक्सेसफुली कंक्लूड करना। ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है सक्सेसफुली कंक्लूड करना। इसके बाद हम लोग चलेंगे किसमें, फिक्स प्रपोजिशन में। आपको पता है कि एलाइट, लास्ट टाइप में मैंने आपको बताया एलाइट मतलब उतरना होता है। एक इसके साथ एलाइट ऑन लगाया था लास्ट में, और एक हम लोगों ने एलाइट फ्रॉम लगाया था, अगर आपको याद हो सही से। तो एलाइट ऑन हम लोगों ने डिस्कशन किया था ग्राउंड होता है, और एलाइट फ्रॉम होता है बस, कार, ट्रेन, ETC। ये हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था। और एलाइट एट जो होता है ये होता है एट एंटीना, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे बर्ड्स, मान लो एक हमारे छत के ऊपर एक एंटीना रखी हुई है, और एंटीने में अगर पुराने समय में देखा होगा जब दूरदर्शन हम लोग देखते थे तो ऐसे ऐसे वो बने रखते थे तार, जिसको हम लोग बैलेंस बनाते थे। तो मान लो कोई बर्ड आके इस पे अगर बैठ गई है तो इस सेंस में हम एलाइट के साथ एट लेते हैं, एलाइट के साथ एट लेते हैं। आई होप ये तीन के तीनों आप समझ गए होंगे कि कहाँ एलाइट का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम बात करते हैं एनॉय का। एनॉय विथ समवन होता है और एनॉय एट कोई एक्ट होता है। एनॉय का मतलब आप किसी से परेशान हो जाओ। तो जब हम पर्सन की बात करेंगे कि आप किसी पर्सन से जो है परेशान हो रहे हैं तो पर्सन के साथ हम विथ का इस्तेमाल करते हैं, और अगर किसी एक्ट से परेशान हो रहे हैं तो उसके साथ हम एनॉय के साथ एट लगाते हैं। जब देखना नोबडी वॉज एनॉयड विथ हिज फ्रेंड्स, क्योंकि हम यहाँ पे पर्सन की बात कर रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पे विथ लगा रहे हैं। सुहानी वॉज एनॉयड एट द मिसबिहेवियर, यहाँ पे मिसबिहेवियर की बात कर रहे हैं, ये कोई चीज़ है इसलिए एनॉयड के साथ हमने एट लगाया है। तो एनॉयड अपने साथ विथ लेता है पर्सन के साथ, एनॉयड एट लेता है किसी और एक्ट के लिए जो है। और वैसे भी याद कर लो कि जब बात हो किसी प्रीपोजिशन के साथ, जब पर्सन की बात आती है तो पर्सन के साथ विथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एंग्री, एंग्री है, अभी आगे चल के पढ़ोगे तो एंग्री विथ होता है और एंग्री अपने साथ एट भी लेता है। तो एंग्री एट सेम वही बात होगी कि कोई एक्ट होगा तो आप एंग्री एट होगे, और कोई पर्सन होगा तो एंग्री विथ होगे। तो विथ जो होता है वो पर्सन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जब भी वर्ब के साथ ये प्रीपोजिशन आए विथ और एट, तो विथ पर्सन के साथ होगा, एट एक्ट के या समथिंग के लिए इस्तेमाल होता है। एस्पायर अपने साथ दो प्रीपोजिशन लेता है, एक होता है एस्पायर टू और एक होता है एस्पायर आफ्टर। जब आप एस्पायर आफ्टर करते हो इसका मतलब है कि आप फेम के लिए एस्पायर कर रहे हो। तो इट इज़ ह्यूमन नेचर टू एस्पायर आफ्टर फेम, ये हमेशा फेम के साथ इस्तेमाल होता है। तो जब भी फेम लगाओ इसके बाद में तो एस्पायर के साथ हम आफ्टर लगाते हैं। जब भी किसी पोस्ट के लिए आप एस्पायर करते हो तो उसके साथ हम टू, और एस्पायर का मतलब है आशा रखना, महत्वाकांक्षा रखना या आशा रखना, आशा रखना। ऑल द कैंडिडेट एस्पायर टू द पोस्ट ऑफ कमीशन ऑफिसर।
तो यहाँ पे आप किसी पोस्ट के लिए अगर एस्पायर कर रहे हो तो टू लगाओगे, और फेम के लिए एस्पायर कर रहे हो तो आफ्टर लगाओगे। इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ये रहा आपका फिक्स प्रीपोजिशन। और अगर हम बात करें थोड़े से क्लोजनेस से रिलेटेड वर्ड जो बीच बीच में आते रहते हैं, देखो एक शब्द आता है अप्रीहेंड, एक आता है कम्प्रीहेंड। दोनों का हिंदी मतलब बहुत आसानी से याद हो जाएगा। कम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, किसी चीज़ का समझ में आना। अप्रीहेंड का मतलब होता है पकड़ना जो है, और शंका होता है एक तरीके का। अप्रीहेंशन एक शब्द और इस्तेमाल होता है, अप्रीहेंशन, इसका मतलब होता है शंका। तो अप्रीहेंड का मतलब फियर होता है, परसीव, अरेस्ट। द थीफ वॉज अप्रीहेंडेड इन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग ए कार। जो थीफ है वो अप्रीहेंड कर लिया गया, पकड़ लिया गया इन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग ए कार। तो अप्रीहेंड का मतलब पकड़ना, और कम्प्रीहेंड का मतलब समझना होता है, और अप्रीहेंशन का मतलब होता है शंका। अप्रीहेंशन का मतलब होता है शंका। तो तीनों शब्द याद कर लो। अप्रीहेंशन का मतलब शंका, अप्रीहेंड का मतलब पकड़ना, कम्प्रीहेंड का मतलब समझना। ये तो देखो पहले से ही अपने को पता है यार। अप्रीहेंड सब नहीं पता था कि इसका मतलब पकड़ना होता है। इसी तरीके से बात करते हैं एडमिशन और एडमिटेंस। ये एडमिशन जब इस्तेमाल करते हैं सबको पता है, दाखिले की बात करते हैं, स्कूल कॉलेज दाखिले की बात करते हैं। और एडमिटेंस जब हम बात करते हैं तो आपको प्रवेश मिलता है हॉस्पिटल वगैरह में, और इसके साथ प्रीपोजिशन देखोगे तो इनटू का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है एंट्री मिलना। इसका मतलब होता है एडमिशन, दाखिला मिलना, इसका मतलब होता है एंट्री मिलना जो है। तो ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस इनटू द कंट्री, मतलब उसको कंट्री में एंट्री नहीं मिली, प्रवेश नहीं मिला जो है। और एडमिटेंस के साथ ध्यान से देखोगे तो हमेशा इनटू प्रीपोजिशन आएगा, जो कि यहाँ पे इनटू प्रीपोजिशन लगा हुआ है। और एडमिशन देखोगे तो एडमिशन के साथ आप प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल देखोगे। तो ये रहे आज के सारे वर्ड्स, जिसमें से 3-4 शब्द बड़े अच्छे से शब्द रहे हैं, और जिसमें से अगर मैं बोलूँ तो पढ़ाते वक्त मेरे को लग रहा है कुछ एक शब्द ऐसे हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन में मैं खुद भी कभी कभी फंस जाता हूँ। जैसे अनस्क्रप्लस है, ठीक है ना। एक ये शब्द है जो अच्छा शब्द है, जिसका प्रोनाउंसिएशन सीखना बहुत ज़रूरी है। गूगल पे जाके सभी को जाके सीखने की ज़रूरत है। और एक शब्द और था जिसमें अपन मूव करके आए हैं, कौन सा शब्द था? और ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट सा शब्द है, जिसको आप स्टार मार्क करके इसको अच्छे से आप पढ़ाई करो और तैयारी करो। तो ये 2 ऐसे शब्द हैं जिनको आप स्टार मार्क करके रख सकते हो, रिवीजन में बहुत काम आएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में वापस फिर से मिलेंगे। और अगर इन सारे के सारे 9000 वर्ड्स का कंटेंट एक साथ चाहिए तो माई पर्सनल ऐप में जाइए, 90 डेज वोकैब प्लानर को आप जो ऑर्डर कीजिए, सारे के सारे जो है शब्द एक साथ आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे आप मेरे साथ वीडियो के माध्यम से तैयारी कर सकते हो और खुद अपनी कॉपी पे रीड कर सकते हो। तो प्रिंट कराना हर रोज़, उससे आप बरी हो सकते हो। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।